तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है बेटा, दैट इज आर रोलिंग मोशन। एंड रोलिंग मोशन का मतलब आप सबको ही समझते हो कि अगर कोई बॉडी रोल आउट कर रही होती है तो इसको हम कहते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशनल, है ना। तो रोलिंग मोशन में इट इज अ combination of pure rotation and pure translational, है ना। कोई बॉडी जैसे अपने कार या बाइक में बहुत बार आपको एग्जांपल दे चुका हूं, इसके व्हील का जो मोशन है, ठीक है। ये सब एग्जांपल किसका है? रोलिंग मोशन का अपना एग्जांपल है। एक पर्टिकुलर एग्जांपल अपने सिलेबस में दिया हुआ है जिसकी डिस्कशन आज की क्लास में पूरी तरह से एंड तक करता हूं। पूरे ध्यान से आप उसको सुनोगे, समझोगे और फिर इसके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे। एनसीईआरटी बैक साइज के जो होमवर्क दिया था वो सब आपने कर लिया बेटा? किसी ने मेरे से डाउट्स नहीं पूछे हैं। मुझे कम उम्मीद लग रही है कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो आपने किया। दिवाली की छुट्टियों के बाद मैं आपको कॉपी मंगा के उसको चेक करूंगा, तो जिसका नहीं हुआ होगा प्लीज कंप्लीट कर लेना। एक सॉलिड सिलेंडर rolling down an inclined plane किसी इंक्लाइन प्लेन पे रोल डाउन हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। एक कोई सॉलिड सिलेंडर है जो कि रोल डाउन होता जा रहा है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर और उसमें कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, वो स्लिप नहीं कर रहा, वो बस रोल आउट करता हुआ वो नीचे आ रहा है। ये एक कोई शेप मान लो जहां से उसने रोल आउट करते हुए नीचे आना, एंड से दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। केवल फ्रंट व्यू दिख रहा है मुझे, तो ये उस सिलेंडर का केवल फ्रंट व्यू है मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हो? सिलेंडर पीछे की तरफ होगा, मैं इस साइड से अगर सामने से देखोगे इंक्लाइन प्लेन पे तो सिलेंडर केवल सर्कुलर पार्ट ही आपको दिख रहा होगा। ऐसा ही होगा बेटा। इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रही होगी बेटा? इसके सेंटर से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही होगी। क्या होगी वो फोर्स? mg। कॉन्टैक्ट की वजह से यहां पर एक फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स कौन सी होगी बेटा आपके पास? नॉर्मल, है ना। और बिकॉज ये यहाँ पे फ्रिक्शन है तो ये बस कुछ लिखा ही नहीं है बेटा, सिंपल चीज है, देखो इसको। और बिकॉज यहाँ पे सरफेस रफ है तो एक फ्रिक्शन ऑफर हो रही होगी और वो फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रही होगी। देखो तो यही फोर्स लग रहा होगा जब सिलेंडर रोल आउट करता हुआ नीचे आ रहा होगा, तो केवल यही फोर्सेस होगा जो इसके ऊपर लग रहा होगा और तो कोई फोर्स होगा नहीं। मान लेते हैं कि ये अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा और mg का एक कंपोनेंट इसकी तरफ आएगा और mg का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। आप सबको पता है दिस इज माय mg cos थीटा और इधर जो जा रहा है दिस इज माय mg sin थीटा। तो ये डायग्रामेटिक सिचुएशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं सारे फोर्सेस की इक्वेशन बना लूंगा और इक्वेशन बना के सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास इसके एक्सेलेरेशन की इक्वेशन आ जाएगी। सबसे पहली इक्वेशन क्या बनती है इसकी? देखो ये अगर मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू mg cos थीटा तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो बेटा ठीक है। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी ये नीचे की तरफ आ रहा है तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों में कौन बड़ा होगा बेटा? ऑब्वियसली mg sin थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? mg sin थीटा
माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो m जो है वो मास ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। ये दो इक्वेशन क्लियर है बेटा। अब जरा आप मेरे को सोच के बताओ, अपने थोड़ी इमेजिनेशन से सोचना, कि सोच के देखो कोई एक ड्रम हो या कोई एक सिलेंडर हो, ये जो आपके यहाँ गैस का सिलेंडर रखा होता है ये भी सिलेंडर हो, और ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल करता हुआ अगर नीचे आ रहा हो, ये सिलेंडर किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रोल आउट करता हुआ नीचे अगर आ रहा होगा, तो उसको रोल आउट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनी आइडिया? फ्रिक्शन बेटा, फ्रिक्शन। अगर यहां पे ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही होती तो ये सिलेंडर स्लिप आउट करता हुआ नीचे आता चला जाएगा, लेकिन बिकॉज यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो ये स्लिप आउट करता हुआ नहीं नीचे आएगा, रोल आउट करता हुआ आएगा। और जब कोई चीज रोल कर रही है, रोटेट कर रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम टॉर्क। So the frictional force is providing the required torque in order to rotate the body downwards. क्या मेरी ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहां लिख भी देता हूं कि द फ्रिक्शनल फोर्स will exert torque on cylinder ठीक है, to rotate it, है ना, to rotate it with angular acceleration alpha, with angular acceleration alpha। ये अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से क्यों रोटेट कर रहा होगा? तो वो टॉर्क की वजह से कर रहा होगा। और वो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा होगा बेटा? तो वो टॉर्क फ्रिक्शनल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रही होगा, ठीक है। अब सबको फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? फ्रिक्शन बेटा, सॉरी, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबको पता है ये बात यार? अच्छा जी, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, और ये जो सिलेंडर है, मान लो इसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, तो मान लेते हैं कि जी इसके रेडियस की वैल्यू जो है वो r है। तो टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है? टॉर्क यार जल्दी बोलो, कौन प्रोवाइड कर रहा है टॉर्क? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू r, तो टॉर्क की ये भी एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन का कुछ नेम दे देता हूं, ऊपर दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, टॉर्क का मैंने एक और रिलेशन आपको सिखाया है। क्या सिखाया? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। क्या सिखाया बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू, बताओ, आई अल्फा सिखाया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। यस। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों टॉर्क इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 क्या बनेगा बेटा? फ्रिक्शन इनटू r इज इक्वल टू I इनटू अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात? यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया? I अल्फा अपॉन r। बोलो बेटा, अल्फा को अगर a के टर्म्स में लिखना चाहो तो a इज इक्वल टू r अल्फा सिखाया फॉर्मूला, याद है? सर्कुलर मोशन में भी सिखाया है, a इज इक्वल टू r अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? a अपॉन r। बोलो सही है गलत है? अल्फा की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? बोलो, I a अपॉन r। तो बताओ यार, समझ आ रही है बात? सारे इक्वेशंस को कोरिलेट कर पा रहे हो? जरा ध्यान से देखो, कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो तो पूछो एक बार मेरे से आप। सर आर स्क्वायर नहीं होगा?
यस सर, आर स्क्वायर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो यार, तुम लोगों ने देखा तो सही बात बता दी। तो ये फ्रिक्शन का रिलेशन आ गया, और हमने ऊपर भी फ्रिक्शन का रिलेशंस बना के रखा हुआ है, और हम इन इक्वेशंस में भी इसको चाहे तो पुट कर सकते हैं। तो ये देखो मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 क्या है? mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फ्रिक्शन का मेरे पास एक रिलेशन आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूं मैं। Putting equation 5 in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है? ये लो, इक्वेशन 2 मैं यहां से उठा लेता हूं। आप सबको इक्वेशन 2 याद होगी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज करके हमने लिखा हुआ है इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन में हमने फ्रिक्शन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो देखो यहां से मैंने फ्रिक्शन हटा दिया, और फ्रिक्शन की जगह पर क्या लिखूंगा? बोलो बेटा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। क्या यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, तो दोनों ए को उधर ले जाओ। क्या बनेगी इक्वेशन? देखो, इक्वेशन विल बी एम ए प्लस आई ए बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखो बेटा सही है। यहां से मैंने ए कॉमन निकाल लिया, एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। देखो सही है। यस सर। तो ए की वैल्यू निकाल लो। ए क्या बन गया मेरे पास? एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। देखो तो ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। इसको चाहो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। यहां तक पहले प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर में एम जी साइन थीटा रहने दो, और नीचे से अगर मैं m कॉमन निकाल लूं तो ये 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर बन जाएगा। m और m कैंसल आउट हो गया। a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। देख लो कोई स्टेप में मिस्टेक तो नहीं है, एक बार क्रॉस चेक करें ना प्लीज एक बार। सर नीचे वाले का एलसीएम नहीं लेना? नीचे वाले का चाहो तो तुम एलसीएम लेके भी लिख सकते हो, फिर वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ही बात है। सर m कॉमन कैसे लिया? m कॉमन कैसे लिया? ये तो बहुत ही आसान है यार। यहाँ तो m है ही, यहाँ m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दिया, m और m कॉमन निकाल लिया, नीचे वाला m आर स्क्वायर बच गया। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब देखो, तुम सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर भी पता है। तुम चाहो तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन और थोड़ी सी एम आर के टर्म्स में बन जाएगी। यहां तक इक्वेशन सबको क्लियर है? नाउ we know that moment of inertia I for cylinder। क्या होता है moment of inertia of cylinder यार? अब अपने own axis के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर। सब्सटीट्यूट कर दो ये वैल्यू, a इज इक्वल टू
जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर क्या आएगा बताओ, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर। बोलो सही है गलत है यार? बोलते नहीं हो तुम लोग कुछ। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस हाफ, ये क्या बन जाएगा 3/2, 3/2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3, तो दिस इज 2/3 जी साइन थीटा। देखो कितना आसान एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का, कि एक सिलेंडर अगर रोल आउट करते हुए नीचे आ रहा है तो ये उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन होगी। अगर ये सिलेंडर नहीं होता तो ऊपर वाली इक्वेशन बना के बस छोड़ दोगे, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे जैसी बॉडी होगी वैसा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर सकते हो। अगर वो स्फेयर होता तो 2/5 mr स्क्वायर पुट कर देते, अगर रिंग होता तो हाफ mr स्क्वायर पुट कर देते। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा कि किस तरह की बॉडी स्लाइड डाउन होते हुए नीचे आ रही है। यहाँ पर कैसी बॉडी स्लाइड डाउन होते हुए नीचे आ रही थी बेटा, तो यहाँ पर एक सिलेंडर स्लाइड डाउन होता हुआ नीचे आ रहा था, तो हमने ये सिलेंडर की एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल दी। क्या यहां तक सबको क्लियर है पूरी तरह से? यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ जो जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन है, ये जी से बड़ी है या जी से छोटी है? इक्वेशन देख के 2/3 जी साइन थीटा सारी वैल्यूज पुट करोगे तो ये एक्सेलरेशन जो आ रही है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से छोटी होगी या बड़ी होगी? सर छोटी होगी। छोटी होगी, है ना? साफ साफ दिख रहा है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर है जो रोल डाउन होता जा रहा है, इट इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार 2/3 देखो ये 1 से छोटा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो अगर ये वैल्यू 1 हो गई तो जी को 2/3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी इसको उधर ले जाओगे 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू जी से कम आएगी, तो ये जी की कम वैल्यू से नीचे होता हुआ आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर तुम पुरानी इक्वेशन में पुट कर लो तो तुम यहां से ये भी निकाल सकते हो कि कितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये प्रूफ यहां तक एंड हो गया, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। मैं यहीं पे चाहूं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं वो दिखाता हूं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 देखने के लिए हमें सबसे ऊपर जाना पड़ेगा, और ये देखो n इज इक्वल टू एम जी, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 जो अपने पास फ्रिक्शन की इक्वेशन थी। फ्रिक्शन की इक्वेशन यही थी ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, तो ये इक्वेशन नंबर 2 से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू, एग्जैक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो इक्वेशन नंबर 2 को यहां से पिक कर लो बेटा, और यहां लाके इसको मैंने रख दिया। ये मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप सबको ये इक्वेशन याद है, खूब अच्छे से याद है। इसी इक्वेशन से मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन से देखना बेटा फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा। अगर मैं फ्रिक्शन लिखूं तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम ए होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अरे हाँ ना बोलो यार। नो। फिर फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस मास, और एक्सेलरेशन की अभी अभी आपने ताजा ताजा वैल्यू निकाली है। कितनी वैल्यू आई है? 2/3 जी साइन थीटा। तो पुट कर दो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी पुट होगी यहां पर बेटा? 2/3 जी साइन थीटा। सॉल्व करो दोनों, कितनी वैल्यू आती है जल्दी से बताओ। दोनों को सॉल्व करके फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है जल्दी बताओ। अरे 3 में से 2 चला गया, 1 हो गया, नीचे 3 है, जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है। थीटा/3। वेरी गुड, एम जी साइन थीटा ओवर 3, एम जी साइन थीटा ओवर 3। तो ये मेरे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। दिस इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द सरफेस टू द सिलेंडर व्हेन इट इज रोलिंग डाउन। अच्छा, अब एक बात और मैं तुम्हें समझाता हूं। जहां कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, रोल डाउन हो रहा होगा, तो वहां पे
सरफेस और सिलेंडर के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही होगी बेटा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से स्लाइडिंग नहीं हो रही है, फ्रिक्शन रोल आउट कर रहा है। मेरी इस बात को जरा खुद सोच के देखना, अपने पेन को किसी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे रोल डाउन करके देखो, जब पेन रोल डाउन होते हुए आ रहा है तो सरफेस के बीच में और उस पेन के बीच में जो फ्रिक्शन लग रही होगी, दैट फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक इन नेचर। वो फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक इन नेचर होगा, ठीक है, क्योंकि उसी ने उसको पकड़ के रखा है, इसी की वजह से वो घूम रहा है। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कितना होगा, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन when cylinder is rolling down. When cylinder is rolling down the inclined plane, जब वो inclined plane पे रोल डाउन करता हुआ नीचे आ रहा है, तो वी नो डैट हमें फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला पता है बेटा, क्या होता है? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन अपॉन एन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है वो हमने निकाल रखी है, और एन की वैल्यू क्या होती है वो भी हमने निकाल रखी है। फ्रिक्शन की वैल्यू जरा पहले जल्दी से बता दो मुझे, क्या है? mg sin, और एन की वैल्यू देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली हुई थी, ये mg cos थीटा। तो एन की वैल्यू mg cos थीटा यहाँ पुट कर देता हूँ यार, अपॉन mg cos थीटा। तो क्या होगा बताओ, म्यू की वैल्यू बताओ। mg और mg कैंसिल आउट, साइन बाय cos 10, तो ये बन गया tan थीटा बाय 3। तो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इतनी अगर फ्रिक्शन लग रही होगी तो वो रोल डाउन होगा, है ना, क्योंकि स्टैटिक है। तो टू प्रिवेंट स्लिपिंग द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन दिस अबव वैल्यू। अगर इससे कम फ्रिक्शन लगेगी तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर नहीं रहेगा, और अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर नहीं रहेगा तो वहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, सॉरी स्लिपिंग होनी शुरू हो जाएगी, रोल नहीं होगी। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार जेई में भी इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से वहां पे केवल रोलिंग हो, देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग। मैं इसको नोट डाउन करके यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और इसको आप बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को, है ना। सो टू प्रिवेंट द स्लिपिंग of cylinder over the inclined plane, the coefficient of static friction must be equal to or greater than tan theta upon 3। इससे अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब दैट इज मैथमेटिकली अगर आप उसको लिखना चाहो तो लिख लो, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 3। इससे अगर छोटा होगा तो बात नहीं बनेगी। बोलो बेटा, बात समझ आई या नहीं समझ में आई? ये मैंने पूरा आर्टिकल आपको डिस्कस कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। मैं एक बार जल्दी से फिर एक बार ब्रीफ आउट कर दे रहा हूं हर एक स्टेप को।
सो डैट कि आपको बात फिर से पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं रोलिंग मोशन की बात कर रहा। रोलिंग मोशन में मैंने एक स्पेसिफिक केस लिया है एक सॉलिड सिलेंडर का, जो कि एक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे रोल आउट होता हुआ आ रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, पहली चीज मैं ये निकालूंगा। कितनी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लगेगी, दूसरी चीज मैं ये निकालूंगा। और तीसरी चीज मैं निकालूंगा कि कितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए कि यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं हो, केवल रोलिंग हो। जब ये सिलेंडर रोल आउट करता हुआ ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैं तीन चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा। क्या क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहा हूं कि ये कितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, इस पे कितनी फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही है। और तीसरी चीज मैंने क्या कैलकुलेट की कि सिलेंडर और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये विदाउट स्लिपिंग नीचे आ जाए। क्या मेरी बात पूरी तरह सबको क्लियर है? तीनों चीजें हमने निकालनी है, अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने सिलेंडर का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। नीचे क्या लग रहा बेटा, mg, मैंने mg के कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए। सरफेस के लॉन्ग नॉर्मल और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रही है। तो पहली चीज हो गई n इज इक्वल टू mg cos थीटा। और बिकॉज ये सिलेंडर नीचे की तरफ अल्फा एक्सेलरेशन से आ रहा है रोल आउट होता हुआ, तो ये वाली फोर्स इस वाले फोर्स से बड़ी होगी। तो बड़े वाले फोर्स से छोटे वाली फोर्स को माइनस कर दिया, तो mg sin theta minus friction is equal to mass into acceleration. So the frictional force will exert torque on the cylinder to rotate it with angular acceleration alpha. क्लियर सी बात है, बिकॉज यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, कोई लीनियर मोशन नहीं है। ये बार बार ऐसे रोल हुआ, फिर ऐसे रोल हुआ, फिर ऐसे रोल हुआ, फिर ये ऐसे रोल हुआ, बिकॉज ये रोल आउट होता हुआ आ रहा है। और कोई भी चीज अगर जब रोल आउट हो रही होती है तो हमने पढ़ रखा है कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या लगनी चाहिए, टॉर्क लगनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे एक टॉर्क लग रही होगी, वो टॉर्क की वजह से ये नीचे आ रहा होगा। और वो टॉर्क उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। किस फोर्स ने फ्रिक्शन प्रोवाइड की, सॉरी, किस फोर्स ने टॉर्क प्रोवाइड की है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ने टॉर्क प्रोवाइड की है। तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन लिख दिया। और टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दिया, दैट इज एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। हमें पता है कि a इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू a बाय आर होगा। तो मैंने अल्फा की जगह पर a बाय आर सब्स्टिट्यूट कर दिया। r पहले से था, एक और r आ गया, तो r और r r स्क्वायर, और अल्फा की जगह पर a। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स आया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेलरेशन की वैल्यू अननोन थी, तो अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? हर एक स्टेप क्लियर है पूरी तरह से? यस सर। फिर यही फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में ले जाके पुट कर दी। इक्वेशन 2 में पुट करके मैंने इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। बस स्टेप्स को फॉलो किया और यहां से मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। एंड दिस एक्सेलरेशन इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस i। i स्टैंड्स फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन mr स्क्वायर। अब हमें पता है कि हम यहाँ पे सिलेंडर को रोल आउट करा रहे हैं, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर पुट ऑन कर दिया, उससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई। एंड दैट वैल्यू इज 2/3 g sin थीटा। तो इतना सॉल्व करके हमने ये निकाल लिया कि ये किस एक्सेलरेशन से रोल आउट होते हुए नीचे आएगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं है। नेक्स्ट, मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। मैंने कुछ नहीं किया, उसी इक्वेशन नंबर 2 में एक्सेलरेशन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और सॉल्व करके मैंने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली। इतनी फ्रिक्शन वो सिलेंडर को ऑफर कर रहा होगा। और लास्ट में मैंने कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी इसकी वैल्यू निकाल ली। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके ज्यादा या इसके बराबर होगी तभी वो रोल आउट कर रहा होगा। अगर इससे कम हो जाएगी तो वहां पे स्लिपिंग शुरू हो जाएगी। तो ये मैंने सारी कंडीशन डिस्कस कर दी। अब मैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूं जब बॉडी यहाँ पे रोल आउट कर रही है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो बेटा। कोई डाउट यहां तक? नो सर। एक और छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, तो ऑलमोस्ट की सारी थ्योरी हो जाएगी बेसिक लेवल की। फिर हम केवल कॉम्पिटिटिव टॉपिक की डिस्कशन ही करेंगे।
तो नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन। अब बॉडी जब रोल आउट हो रही है तो उसके पास कौन कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, बताओ बेटा। मैंने सिखाया हुआ है, एक होगी काइनेटिक एनर्जी कौन सी बेटा, ट्रांसलेशनल, प्लस दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी कौन सी, रोटेशनल। बोलो सही है गलत। और दोनों हम किसका लिखते होते हैं, ट्रांसलेशनल या रोटेशनल, किसी की भी काइनेटिक एनर्जी हम किसके अबाउट लिखते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं ना। Yes, sir. मैंने सिखाया था, ये याद होगा आप सबको। तो लिख दो भाई, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, किसकी वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिखाया हुआ है। दोनों बहुत ही आसान है, ठीक है। अब दोनों के वेलोसिटी को और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बस मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा और रिलेशन मेरे पास बन जाएगा। तो वी नो दैट, कुछ चीजें हमें पता है, क्या पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक तो ये चीज होती है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं लिखूंगा एम के स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन अपने पास पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा मेरे पास, बताओ, हाफ एम वी के जगह पर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो तो सही है। और फिर ओमेगा की जगह पर मैं v बाय आर भी लिख सकता हूं, तो सबको मैं v बाय आर के टर्म्स में ही लिख देता हूं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, हाफ वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये देखो तो सही है। ये वेलोसिटी किसका, सेंटर ऑफ मास का। यहाँ भी मैं इसको v हाफ v में रहने देता हूँ, यहाँ पे क्यों ओमेगा में चेंज करना, दोनों को v के टर्म्स में रहने देता हूँ, आसान हो जाएगा थोड़ा। देखो तो क्लियर है। तो अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या बन गई, हाफ और m कॉमन आउट हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, k वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर 1 प्लस k बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर m k स्क्वायर है ना, k स्क्वायर है ये। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन रोलिंग मोशन। देखो तो इसको भी नोट डाउन कर लो। तो ये हमने बेसिक सारी थ्योरी रोटेशनल मैकेनिक्स की डिस्कस कर ली। इसमें बस क्वेश्चंस की डिस्कशन रह गई है। मैं सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आप लोग वेकेशन के समय एक बार सारी वीडियोस कंप्लीट कर लेना, और मंडे से आके बैठ के अगर कहीं कोई टॉपिक मिस हो गया हो या रोटेशन में कोई बात समझनी हो तो वो भी बैठ के मेरे से पूछ लेना।